गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। यूनिट फर्स्ट ब्रिटेन का संविधान। आज के व्याख्यान का विषय है ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट। ब्रिटेन में सम्राट का पद प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु आज सैद्धांतिक रूप से ही राजतंत्र है, व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से पूर्व सम्राट वास्तविक शासक होता था। 1688 की जो क्रांति थी उससे राजा की निरंकुशता पर रोक लगी और संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई, यानी कि सम्राट की शक्तियां इससे पूर्व असीमित और निरंकुश थी। वह राज भी करता था और शासन भी। तब राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा ही राजमुकुट के समस्त अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था, परंतु आज परिस्थितियां बदल गई है। आज सम्राट वास्तविक शासक नहीं है, वह शासन का केवल संवैधानिक प्रधान है। वह राज करता है पर शासन नहीं। इस प्रकार प्राचीन काल में सम्राट और राजमुकुट में अंतर नहीं था, परंतु वर्तमान समय में ब्रिटेन में व्यवहार में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई और अब सम्राट और राजमुकुट का अंतर महत्वपूर्ण हो गया। इस संबंध में ग्लेडस्टन ने कहा है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद है, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट व राजमुकुट का भेद है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में इस संविधान का जो विकास हुआ है वह यह है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी वे अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतंत्र है और सम्राट सब कुछ करने में समर्थ है, परंतु व्यवहार में सम्राट की शक्तियों का प्रयोग स्वयं सम्राट द्वारा नहीं, राजमुकुट द्वारा किया जाता है। पहले हम देखते हैं राजमुकुट क्या है और उसके बाद सम्राट और राजमुकुट में अंतर। शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक है। राजा जब सिंहासन पर बैठता था तो विधिवत समारोह के बाद राजमुकुट धारण कर लेता था, तभी उसे शासन की सब शक्तियां प्राप्त होती थी। यानी कि ये शक्तियां व्यक्ति के रूप में राजा की न होकर राजमुकुट की होती थी, क्योंकि राजा जब राजमुकुट पहन लेता था तभी उसे ये शक्तियां प्राप्त होती थी। परंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है और इस रूप में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट, मंत्रिमंडल, लोक सेवाएं और वे सभी सम्मिलित है जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर ऑग ने राजमुकुट की व्याख्या इन शब्दों में की है कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं सम्राट और राजमुकुट में भेद। पहला अंतर है सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद ग्रहण करता है, राजपद को सुशोभित करता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है, यह शासन सत्ता का प्रतीक है। राजमुकुट में विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और उसकी मृत्यु भी होती है।
इसके विपरीत राजमुकुट जो एक संस्था है, न कभी जन्म ग्रहण करती है और न ही उसकी मृत्यु होती है। इस संबंध में ब्लैकस्टोन ने लिखा है, हेनरी, एडवर्ड या जॉर्ज मर सकते हैं, लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। यानी ये वहाँ के राजाओं के नाम है कि सम्राट व्यक्ति रूप में मर सकता है, परंतु उसका पद, जिसे राजमुकुट कहा जाता है, अमर है। इसी अभिप्राय को वहाँ की एक लोकोक्ति है जिसमें कहा गया है, सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीव हो। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि सम्राट व्यक्ति रूप में मर गया है, परंतु उसका राजमुकुट सदा अमर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, सम्राट व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक। सम्राट का रूप व्यक्तिक है, राजमुकुट का रूप सामूहिक। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। राजमुकुट का रूप सामूहिक है। शक्तियों के प्रयोग करने वाले समूह में संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के सदस्य शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं, यानी राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। प्राचीन काल में राजा को शासन की सभी शक्तियां प्राप्त थी, परंतु राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के साथ राजा की शक्तियों का हस्तांतरण राजमुकुट को हो गया है और शासन की वास्तविक शक्तियां राजमुकुट में निहित हो गई है। राजमुकुट एक संस्था है जिसमें राजा के अतिरिक्त संसद, मंत्रिमंडल और शासन के अन्य अधिकारी सम्मिलित है। इसलिए संस्था के रूप में राजमुकुट सर्वशक्तिमान है शासन के क्षेत्र में, और सम्राट शक्तिहीन है। तो इन बिंदुओं से सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अब हम देखते हैं राजमुकुट की शक्तियाँ या सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियाँ। शासन का प्रतीक होने के कारण राजमुकुट में विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियाँ निहित है। उन शक्तियों को देखने से पूर्व यह जानना भी जरूरी है कि उन शक्तियों के स्रोत क्या है। उन शक्तियों के मुख्य रूप से दो स्रोत है। पहला है संसदीय अधिनियम और दूसरा है राजकीय विशेषाधिकार। राजमुकुट की शक्तियों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ। राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है और इस रूप में उसके कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और व्यापक भी। राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों का क्रियान्वयन करना है। राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसा आपने पहले भी पढ़ा था कि सम्राट लोकसदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। राजमुकुट उच्च प्रशासकीय अधिकारियों तथा न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। वह राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। सेना का प्रधान माना जाता है राजमुकुट। जल, थल, नभ सेना के अधिकारियों की नियुक्ति भी राजमुकुट करता है। राजमुकुट अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत व वाणिज्य दूत आदि नियुक्त करता है। विदेशों के साथ संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है। अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्रों को ग्रहण करता है। उपनिवेशों के शासन की देखभाल करता है। इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है और स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। यानी कि
वहाँ पर प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से देश विविध प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित है, तो वहाँ के प्रशासन का संचालन स्थानीय इकाइयों द्वारा होता है, परंतु उनके समस्त कार्य अंतिम रूप से केंद्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस प्रकार स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार के अधीन ही है और स्थानीय स्वशासन की देखभाल राजमुकुट के द्वारा की जाती है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे समस्त कार्य राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का उपयोग राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर किया जाता है। इस संबंध में राजमुकुट की शक्तियाँ इस प्रकार है। राजमुकुट को पियर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है केवल वे ही लोग लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा संसद का द्वितीय सदन है। नेक्स्ट है कि राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है। राजमुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है। लोकसभा के विषय में उसे ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि लोकसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो गए हों, यानी संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राजा की स्वीकृति आवश्यक है। हालांकि स्वीकृति देने का अधिकार केवल औपचारिक है, फिर भी सिद्धांत रूप में यह विद्यमान है। नेक्स्ट है कि राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं करने का और अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और नेक्स्ट है कि पिछले कुछ समय से व्यवस्थापन संबंधी एक और अधिकार राजमुकुट को प्राप्त हो गया है और वह है सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। राजमुकुट यह कार्य मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है और प्रदत्त व्यवस्थापन की इस व्यवस्था के अंतर्गत वो अनेक नियम उपनियम बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय संबंधी शक्तियाँ। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है। न्यायिक क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ इस प्रकार है। राजमुकुट न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट है कि राजमुकुट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह फौजदारी मामले में दंड प्राप्त किसी व्यक्ति को क्षमादान दे दे या उनके दंड को स्थगित कर दे। दीवानी मामलों में उसे इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। राजमुकुट को न्याय का स्रोत कहा जाता है। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है। रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वर्तमान समय में साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन है। 6 फरवरी 1952 को उन्होंने राज सिंहासन प्राप्त किया था। तो हम बात कर रहे थे धार्मिक क्षेत्र की शक्तियों की। तो सम्राट चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, बिशप, डीन, कैनन, इन प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कैंटरबरी और याक के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक है जिस तरह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक है। नेक्स्ट है
सम्मान का स्रोत। राजमुकुट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करें। ये उपाधियां विशेष सेवाओं के लिए प्रदान की जाती है, जिनमें ड्यूक, नाइट तथा लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख है। अब हम देखते हैं सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता, ऐसा क्यों कहा जाता है। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि सम्राट जो कुछ भी करता है वह हमेशा ठीक ही करता है और उसके किसी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती। परंतु सम्राट के संबंध में प्रचलित इस कहावत का संवैधानिक महत्व भी है, जिसे इस रूप में समझा जा सकता है। पहला जो पॉइंट है कि सम्राट विधि के ऊपर है। सम्राट विधि के ऊपर है। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से वह कानून के परे होता है। उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वह न्यायालयों के न्याय क्षेत्र से परे है। किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे न्यायालय द्वारा दंड ही दिया जा सकता है। यानी कानून की दृष्टि में राजा कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है, जो उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी है। सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करता। उसके सभी कार्य कैबिनेट के परामर्श से ही किए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब सम्राट अपने विवेक से कोई कार्य नहीं करता तो उसमें कोई त्रुटि होने की संभावना ही नहीं है। इस संबंध में एक प्रसंग है कि एक बार चार्ल्स द्वितीय के शयन कक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने ये पंक्तियां लिख दी थी। यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अक्ली की बात नहीं कहते हैं और न करते बुद्धि की बात ही कोई। इन पंक्तियों को पढ़कर चार्ल्स द्वितीय ने कहा, वेरी ट्रू, रिटॉर्टेड द किंग, बिकॉज while my words are my own, my acts are of ministers। इसका मतलब हुआ कि यह नितांत सत्य है, क्योंकि राजा के शब्द तो उसके अपने होते हैं, उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। यानी राजा अपने विवेक के आधार पर कोई कार्य नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है अवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए अवैध कार्य के लिए इस आधार पर उन्मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता कि ये कार्य उसने राजा के आदेश के अंतर्गत किया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जब सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता तो उसके द्वारा किसी को गलती के लिए भी अधिकृत नहीं किया जा सकता है। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण या नाम नहीं ले सकता और सम्राट की वैध उन्मुक्तियों के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं राजपद का औचित्य। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि वर्तमान समय में जब विश्व के लगभग सभी देशों में राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है, ब्रिटेन में राजा का पद आज भी इतना अधिक सम्मानित कैसे बना हुआ है? राजपद अब भी क्यों बना हुआ है?
वो कौन से कारण हैं जो राजपद का औचित्य सिद्ध करते हैं? पहला है राजपद का ऐतिहासिक महत्व। ब्रिटेन का राजपद लगभग 1170 वर्ष पुराना है। ये जो राजतंत्र है ये 1170 वर्ष पुराना है। 1829 ईस्वी में सम्राट अल्बर्ट के समय से चला आ रहा है। ब्रिटेन में इस लंबे इतिहास में केवल 11 वर्ष सन 1649 से 1660 तक क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतंत्र को अपनाया गया। यह प्रयोग असफल रहा और इसकी असफलता से राजतंत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 1660 में फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी गई और अब यह इतने लंबे इतिहास के कारण ब्रिटिश जनता के स्वभाव के साथ जुड़ गया है। बिना राजतंत्र के ब्रिटिश राज्य की कल्पना करना उनके लिए लगभग असंभव सा हो गया है। राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थक बन गया है। ब्रिटेन में राजपद के बने रहने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है राजपद का लोकतंत्रीकरण। वहाँ राजा लोकतंत्र के उदय में कभी बाधक सिद्ध नहीं हुए। राजाओं ने समय के साथ परिवर्तित हुई परिस्थितियों को समझा और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, जिसमें राजा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे और संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई, तो उसके बाद वे लोकतंत्र के विकास में बाधक नहीं बने। लोकतंत्र को विकास की अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में अंततः स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है राजा की राजनीतिक निष्पक्षता। सम्राट किसी भी राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं रहा, वह दलगत राजनीति से अलग रहा। इसलिए विरोधी दल का भी सम्राट को उतना ही सम्मान, उतनी ही भक्ति मिलती है जितनी कि शासक दल की। जेनिंग्स कहते हैं, हम एक ही समय में शासन को बुरा कह सकते हैं, साथ ही सम्राट की जय जयकार कर सकते हैं। तो सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं वरन सभी का सम्राट है। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली में राजपद की उपयोगिता। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के साथ साथ एक औपचारिक प्रधान की भी आवश्यकता होती है, तो सम्राट इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्री परिषद के मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका। अपने दीर्घकालीन अनुभव, राजनीतिक ज्ञान के आधार पर सम्राट मंत्री परिषद का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। वर्तमान समय में यद्यपि शासन संबंधी निर्णय कैबिनेट करती है, परंतु सम्राट के द्वारा भी महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श दिया जाता है। लंबा अनुभव, दलगत राजनीति से अलग रहने के कारण राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से सम्राट के परामर्श को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। सम्राट को देश की एकता, सुदृढ़ता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। राजपद लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षा की भावना पैदा करता है। जब भी राजतिलक या अन्य समारोह होते हैं, सभी लोग जिस रूप में अपनी राजभक्ति व्यक्त करते हैं, निश्चित रूप से उससे देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक औचित्य। यदि राजपद के स्थान पर निर्वाचित
प्रधान की व्यवस्था की जाती तो भी समय समय पर निर्धारित अवधि के पश्चात चुनाव, वेतन भत्ते, कर्मचारी मंडल आदि को लेकर इससे अधिक धनराशि खर्च हो सकती थी। राजतंत्र पर बजट का बहुत कम अंश खर्च होता है और उससे होने वाले लाभ अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। लास्ट पॉइंट है राजपद ब्रिटेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। न केवल आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी सम्राट पद का अत्यधिक महत्व है। ब्रिटेन के लिए सम्राट के पद का बहुत महत्व है। वह राष्ट्रमंडल के देशों को एक सूत्र में जोड़ने वाली सुनहरी कड़ी है। विदेशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने में सम्राट की सद्भाव यात्राएं महत्वपूर्ण रही है। इस प्रकार ब्रिटेन में राजपद के औचित्य के इन कारणों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि राजपद को बनाए रखने से अनेक लाभ है। लावेल लिखते हैं कि यदि राजा राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल है जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक अपितु अत्यंत आवश्यक भाग है।